हेलो डियर स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम टू दी एम के जैन क्लासेस। और बेटा हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जो आज हम लोग कर लेंगे फिनिश। और इसके साथ ही आपका 12th का कोर्स हो जाता है ख़त्म। ठीक है, पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, अभी आज का लेक्चर है, सो एंजॉय दी लेक्चर। तो बेटा अब इस लेक्चर में क्या है, हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को समझ लिया, बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट लेवल्स पढ़ लिए, बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स पढ़ लिए। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की इकोसिस्टम फंक्शनिंग पे उसकी स्टेबिलिटी में क्या रोल है ना, स्पीशीज़ रिचनेस का क्या लेना देना है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर से, वो सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, कितनी तेज़ी से हो रहा है वो हमने पढ़ लिया, क्या उसके पीछे रीजंस हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिए। तो अब हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है, नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल कि सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाएं कि हाउ टू कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेकिन सबसे पहले हम कंजर्व तब करेंगे, पहले तो हमें पता हो कि भैया वाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, उसको हमें कंजर्व करना क्यों है, हमें क्या फ़ायदा हुआ। वैसे तो जितना चैप्टर आप पढ़ चुके हो, आपको क्वेश्चन पूछने का मतलब कोई हक नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें पता है बायोडाइवर्सिटी से हम, बायोडाइवर्सिटी मीन्स अपने नेचर से हम कितनी सर्विसेज ले रहे हैं। तो क्या इसको प्रोटेक्ट करके रखना, इसको कंजर्व करके रखना हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, बिल्कुल बनती है ना। पर फिर भी कुछ बच्चे है ना जो नेचर को एक्सप्लॉइट ही करना जानते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी एक्टिविटीज़ और फंक्शनिंग ऑफ द नेचर, तो उनके लिए है ये कि वाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। और दूसरी चीज़ क्या है भैया, एनसीईआरटी में हमारा एक टॉपिक है, हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो टेक्निकली ज़रा पढ़ा भी दिया जाए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अदरवाइज इसका आंसर हम सबके पास है, वाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा देखो, बायोडाइवर्सिटी मींस बायोडाइवर्सिटी किसकी, हमारे इकोसिस्टम की। हम इकोसिस्टम से कितनी सारी सर्विसेज ले रहे हैं, तो इसमें हम उन्हीं का हम फ़ायदे लिखेंगे कि हम बायोडाइवर्सिटी से कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, हमें इस बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या फ़ायदा है, हम उन फ़ायदों को गिनेंगे कि अच्छा हमारा ये फ़ायदा हो रहा है, और ये फिर तो अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ तो हमारे ये फ़ायदे भी कम हो जाएंगे। तो भैया फ़ायदे में रहने के लिए इट इज़ नीड ऑफ द आर कि हमें इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं बेटा। अब कंजर्व करने के लिए बेटा देयर आर 3 अप्रोचेज अकॉर्डिंग टू आर एनसीईआरटी। क्या क्या अप्रोचेज है, एक है बेटा नैरो यूटिलिटेरियन अप्रोच, है ना। दूसरी है हमारे पास बेटा ब्रॉड यूटिलिटेरियन अप्रोच, और तीसरी है हमारे पास बेटा एथिकल अप्रोच, कि हमारी कोई एथिकल कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है नेचर की तरफ। चलो बाद में आते हैं, पहले हम लोग देखते हैं नैरो यूटिलिटेरियन वैल्यूज़ क्या हैं हमारे इकोसिस्टम की, हमारी बायोडाइवर्सिटी की, हमारे लिए। तो नैरो का मतलब जानते हो कि छोटी मोटी जो हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं डेली की, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब एक तरह से हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी इकोनॉमिक यूजेस या इकोनॉमिक वैल्यू या यूजेस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। हम इससे क्या क्या ले रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या मिल रहा है। वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर आर फूड, सबको पता है। नंबर 1 फूड, एनसीईआरटी में लिखा है ना, जितनी भी सीरियल्स खा रहे हो, अरे भैया सी का क्या बन गया, चलो, जितनी भी हम लोग बेटा सीरियल्स खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, जितने भी हम लोग फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम दी बायोडाइवर्सिटी। कहाँ से ले रहे हैं, हम नेचर से ही तो ले रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एक और बात कर लेते हैं, दैट इज़ फायरवुड, है ना। वुड फायर लिख लो या फायरवुड लिख लो, वुड फायर कुछ और हो जाएगा ना तो फायरवुड, फायरवुड समझ रहे हो भैया, ईंधन भी जो आपको चाहिए फ्यूल, वो भी आप कहाँ से ले रहे हो, फ्रॉम दी नेचर ले रहे हो। उसके अलावा बहुत सारी आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कहाँ से ले रहे हो भैया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स नेचर से ले रहे हैं। कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पता है ना, रेजिन्स, टेनिन्स, ऑयल्स, परफ्यूम्स, बहुत सारी ड्रग्स, मेडिसिन, वो सारी कहाँ से निकाल रहे हैं, वो ब्रैकेट में आप लिख लेना। नहीं भी पता चले तो भैया एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास बेटा, जितना भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है ना, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में सॉरी,
कुछ और ही आप समझ लोगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब समझ रहे हो कंस्ट्रक्शन में कैसे वुड की ज़रूरत होती है, टिम्बर की ज़रूरत होती है, तो मैं यहाँ पे टिम्बर लिख देती हूँ, है ना। उसके अलावा बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स, जूट लेते हो बेटा, कॉटन के फाइबर लेते हो, सिल्क के फाइबर लेते हो, कहाँ से आ रहा है? सारा नेचर से ही तो आ रहा है आपके पास, एक से एक महंगे से महंगा फाइबर नेचर प्रोवाइड कर रही है आपको। उसके अलावा बेटा बहुत सारी मेडिसिनल ड्रग्स, मेडिसिनल ड्रग्स, और मेडिसिनल ड्रग्स में तो लिखा हुआ है ना कि ऑलमोस्ट जो 25% ऑफ दी ग्लोबली मार्केटेड ड्रग्स है ना बेटा, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुई है? फ्रॉम दी प्लांट। 25% ऑफ दी ग्लोबली मार्केटेड ड्रग्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स। कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं बेटा? प्लांट से ही की जाती हैं। और जो जो ये नेटिव पीपल्स होते हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जी हमें पता है आंवले का क्या यूज़ है, हल्दी का क्या यूज़ है, अश्वगंधा का क्या यूज़ है ना, ये सब डेली लाइफ में पता होता है ना, लाइक आयुर्वेदा वगैरह आप बोल लो, इन सभी चीज़ों के अंदर तो बेटा 25,000 प्लांट स्पीशीज़ को यहीं पे लिख दूं क्या? चलो हाँ, ब्रॉड यूटिलिटेरियन में हमारे पास कम पॉइंट आएंगे। इसके अलावा बेटा 25,000 प्लांट स्पीशीज़ को डायरेक्टली यूज़ करते हैं नेटिव पीपल एज ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, कि भैया नीम का अर्क निकाल लो, उसको लगाओ, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी हैं, हल्दी की हैं, ये सब जो हम डेली में नुस्खे जो होते हैं ना, वो सारे के सारे, तो बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स कहाँ से मिल रही है? 25,000 प्लांट्स हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन्स की तरह हम उनको यूज़ कर रहे हैं। और कौन यूज़ कर रहा है? नेटिव पीपल इन दी फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा, वो डायरेक्टली है ना, हम अपने नुस्खों की तौर पे। उसके बाद आ जाइए बेटा ब्रॉड यूटिलिटेरियन। ब्रॉड में क्या आ जाएगा? आप सोच को बड़ी करो, कि तो छोटी छोटी, ये तो हमारी सेल्फिशनेस है ना, कि हम नेचर से जो जो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही है, ये वो ज़रूरत है, तो इन ज़रूरतों के बिना रहा भी जा सकता है। इनका कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट है। फूड आप कहीं और से भी ले सकते हो, कुछ और भी खा सकते हो, कार्निवोरस हैबिट पे चले जाओ, है ना। ये सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट है। नहीं भी मिली तो चलो कुछ ना कुछ कर लेंगे मैनेज। लेकिन अभी ब्रॉड में क्या होता है? ब्रॉड का मतलब समझ रहे हो? जो इकोसिस्टम हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करेंगे। और इकोसिस्टम सर्विसेज एक बड़ी चीज़ है। खाना, पानी, है ना, इन सब चीज़ों के लिए, मेडिसिन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, परफ्यूम के लिए, ऑयल्स के लिए, इनके लिए तो हम डिपेंड हैं ही हैं। अभी ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखो कि इकोसिस्टम हमारे लिए या बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम की हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। नंबर 1 बेटा ऑक्सीजन। क्यों? आपको पता है 20% ऑफ द ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट कौन ऐड कर रहा है? दिस 20% ऑफ द ऑक्सीजन इज एडिड बाय एलोन। कौन कर रहा है? एमेजोनियन, ट्रॉपिकल एमेजोनियन फॉरेस्ट। तो ऑक्सीजन और एलोन 25% contributed by एमेजोनियन या एमेजोन फॉरेस्ट्स एलोन। और क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं अमेजोन फॉरेस्ट के साथ? भैया सोयाबीन की कल्टीवेशन करवानी है, क्योंकि वहाँ से हमारा फ़ायदा है। सोयाबीन के कितने सारे प्रोडक्ट है ना, कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है उनकी, तो भैया हमें तो बिजनेस चलाना है, हमें तो सोयाबीन की खेती करनी है। सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए हम क्लियरिंग कर रहे हैं अमेजोन की मार्जिनल एरियाज़ पे। उसके बाद हमारे जी जो आसपास जो लोग हैं उनके लिए भाई, हमारे जंगली जानवरों के, मतलब जंगली जानवर नहीं कहूँगी, हमारे पशुओं के लिए जो हम लोगों ने पाल रखे हैं, हमारी गाय भैंसों के लिए, उन सब के लिए हमारे पास चारा नहीं है। तो हमने क्या किया? अमेजोन के फॉरेस्ट को क्लीन करना शुरू कर दिया। वहाँ पे सिर्फ जो ग्रासेस बची तो उनको ग्रेजिंग लैंड में भी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पढ़ा था ना हमने पिछले लेक्चर में। तो क्या कर रहे हैं? अमेजोन अकेले 20% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ऑक्सीजन ऑन दिस अर्थ। और हम क्या कर रहे हैं? अपने कुछ टुच्चे फ़ायदों के लिए हम लोग अपने इन्वायरमेंट को क्या करने जा रहे हैं? हम इन अमेजोन फॉरेस्ट को श्रिंक करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने इनकी क्लीयरिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होगा। अमेजोन्स को हम क्या बोलते हैं? अमेजोन फॉरेस्ट को, दीज आर दी लंग्स ऑफ द अर्थ। और चल ठीक है, तो एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया अमेजोन का।
पूरे इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, जितना भी लिविंग मैटर है वो सारा क्या है, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो सभी कंट्रीब्यूट करती हैं टू दी बायोडाइवर्सिटी। तो लिविंग में प्लांट्स भी तो हैं। अब प्लांट्स की स्पीशीज़ कम होती चली जाएंगी, प्लांट्स का नंबर कम होता चला जाएगा। प्लांट्स से ही तो आ रही है क्या हमारे पास ऑक्सीजन। प्लांट्स ही नहीं रहेंगे मतलब आप बायोडाइवर्सिटी को घटा रहे हो, ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे भैया, सिलेंडर बांध बांध के घूमोगे क्या। आती है ना आजकल बड़े मीम्स भी आ रहे हैं, कार्टून्स भी आ रहे हैं, आप लोगों को अवेयर किया जा रहा है ना। तो भैया अवेयर हो जाओ, इट इज़ द टाइम। ये नहीं सोचते हमारी तो निकल जाएगी, आने वाले देखते रहेंगे, वो तो टेक्नो फ्रेंडली हो जाएंगे, हमसे और ज़्यादा कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। जुगाड़ इज़ अ डिफरेंट थिंग बेटा, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं आर दी नेचुरल। नेक्स्ट आ जाइए, इसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा बेटा हमें नेचर में इकोसिस्टम सर्विसेज की फॉर्म में हमारे को क्या मिलते हैं, गुड पॉलिनेटर्स। अब मैडम पॉलिनेटर्स का तो हमें कोई यूज़ नहीं है, इसको आप यहाँ हमारे लिए क्यों लिख रहे हो। पॉलिनेटर्स बेटा इसीलिए हमें सारी की सारी जो इकोसिस्टम की सर्विसेज, हमें फूड, चारा और बहुत सारी चीज़ें, फ्रूट्स कहाँ से मिल रही हैं, वो सभी हम कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं। और प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं भैया, इनमें आपको पता है ना पोलन उड़ के जाता है। जब तक प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन नहीं होगी, एक टेक्निक आ गई है, टिश्यू कल्चर आ गई, माइक्रो प्रोपगेशन है, इससे आप उगा सकते हो। लेकिन भैया कितने को उगाओगे आप, एक्चुअल में तो नेचर में ही करते हैं ना हम सारा काम। आप जो एग्रो इकोसिस्टम लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ों में क्या हो रहा है, आप एक एक फ्लावर को एक एक को जाके पॉलिनेट थोड़ी कर रहे हो खुद। तो हमारे पास क्या है, नेचुरल पॉलिनेटर है। क्या कोई हमसे पैसे लेते हैं कि भैया तुम्हारे लिए मैंगो की ट्री की देखो हमने पॉलिनेशन कर दी, खूब मैंगो खाना गर्मी में, लाओ अब पैसे। तो हमारे ये जो पॉलिनेटर्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी तो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है बेटा। इंसेक्ट्स मोस्टली कौन होती हैं इसमें, बीज हैं, बम्बल बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, वेस्प्स हैं, मोथ हैं। तो ये सब क्या है, नेचुरल पॉलिनेटर्स। अब अगर सपोज करो पॉलिनेटर भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में क्या है, लिविंग, नॉन लिविंग नहीं, ऑल लिविंग, इंसेक्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ। तो अगर आपके पास इंसेक्ट्स ही नहीं रहे, इंसेक्ट नहीं रहे मतलब पॉलिनेटर्स, मैक्सिमम पॉलिनेटर कौन है, इंसेक्ट ही तो है बेटा। 95% इंसेक्ट्स ही होते हैं पॉलिनेटर, 95 to 99%। तो इंसेक्ट्स ही अगर नहीं रहे, प्लांट्स को कौन पॉलिनेट करेगा। जब पॉलिनेशन नहीं हुई प्लांट में तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो देयर विल बी नो सीड सेट इन दी प्लांट्स। कहाँ से लाओगे प्लांट्स, कहाँ से लाओगे सीड्स। समझ में आ रहा है किस वजह से, ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड, इसके लिए दिमाग को भी इतना बड़ा करो सोचने के लिए कि पॉलिनेटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, इनडायरेक्टली क्या इंपॉर्टेंस है। भैया पॉलिनेटर्स पे डिपेंड है हमारी लाइफ, पॉलिनेटर खत्म तो प्लांट्स को पॉलिनेट करने वाला कोई नहीं बचेगा, प्लांट्स पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे तो सीड सेट उनके अंदर नहीं हो पाएगा, सीड सेट नहीं होगा, न्यू प्लांट्स नहीं होंगे, तो न्यू प्लांट के प्रोडक्ट्स आप कहाँ से लोगे। ये सारी की सारी आपकी जो चीज़ें हैं ना, जितने भी आपके फ़ायदे हैं, जो आपकी नीड्स हैं, वो फिर नेचर से आप फुलफ़िल नहीं करवा सकते। उसके अलावा बेटा और क्या फ़ायदा है, एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द नेचर। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब समझते हो, कल भी हम लोगों ने इस पे बात की थी। चलो जी वेकेशन पड़ गई है, कहीं चलते हैं माउंटेन्स में, थोड़ी ठंडी हवा खा के आते, बर्फ़ बर्फ़ देख के आते, चलो लेह लद्दाख, है ना, चलो किधर हो गया कुल्लू मनाली, है ना, ऐसी ऐसी जगहों पे भागना शुरू हो जाते हैं ना हम लोग। अच्छा जैसे ही विंटर्स आए, आओ भाई थोड़ा प्लेन की तरफ घूम आए, है ना, या और भी कहीं ट्रॉपिक्स भी है हमारे पास, नेचर अलग अलग तरह का। हमारी तो कंट्री भैया रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, किधर भी घूमने चले जाओ नेचर का तो आपको आनंद आएगा ही आएगा। तो एस्थेटिक वैल्यू का मतलब समझ रहे हो, ब्यूटिफिकेशन। जब आप हिल्स पे जाते हो, वो व्यू देखते हो, बादलों को नीचे देखते हो, ग्रीनरी देखते हो, क्या खुशी मिलती है। वो खुशी क्या है, यू आर प्रेजिंग दी, क्या, ये एस्थेटिक वैल्यू है हमारे इकोसिस्टम की। एस्थेटिक का मतलब समझ रहे हो, उसकी ब्यूटिफिकेशन, नेचर की जो ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करना इज़ क्या है, एस्थेटिक वैल्यू देना है इकोसिस्टम को। तो ये जो सारी नेचुरल ब्यूटी है, ये इतना कुछ हम कहते हैं ना कि हमारा घर यार पार्क फेसिंग होना चाहिए, कहीं आसपास लेक वेक हो तो लेक साइड होना चाहिए, हमारे घर से पहाड़ दिखने चाहिए, मतलब जिधर भी जो भी जगह से आप बिलोंग करते हो वहाँ की स्पेशलिटी आपका दिल करता है ना। अगर माना कोई सिटी ऑफ लेक्स में रह रहा है तो उनका दिल करता होगा कि भैया किसी लेक फेसिंग मेरा कोई बंगलो, घर, छोटा मोटा फ्लैट जो भी मैं बना पाऊँ, अरे भैया व्यू आता हूँ। पहाड़ों में रहते हो तो अरे भैया ऐसी जगह पे हो कि पहाड़ों का पूरा व्यू मुझे आ रहा हो, झील, झरने, सब कुछ। तो ये क्या होता है, हमें नेचर से क्या चाहिए होती है, हम नेचर से ब्यूटी भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर हम नेचर को छोड़ेंगे ही नहीं जिंदा, तो ये एस्थेटिक
वैल्यू कैसे कैसे नेचर आपको देगा, कैसे अप्रिशिएट करोगे आप ब्यूटी ऑफ द नेचर को, समझ में आ गया। तो ये है बेटा, ये ब्रॉड टर्म्स हैं, बहुत ब्रॉड। उसके अलावा बेटा एथिकल, एथिकल में हम क्या करेंगे, एथिकल में क्या हो जाती है हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज आर कि सारे फायदे त्याग दो, सब छोड़ दो कि ठीक है नेचर हमें कुछ नहीं दे रहा, हमें नेचर से कुछ नहीं चाहिए, भाड़ में जाए नेचर। लेकिन उसके बावजूद भी बेटा नेचर में भी क्या है, हर एक स्पीशीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस है, हर एक स्पीशीज़ लिविंग है। तो एक लिविंग स्पीशीज़ का दूसरे के लिए क्या फ़र्ज़ नहीं बनता। और भगवान ने हम इतना इवॉल्व क्यों हुए, इतने इंटेलिजेंट क्यों हुए, हम अर्थ की सबसे डोमिनेटिंग स्पीशीज़ क्यों हैं। अभी डोमिनेटिंग स्पीशीज़ होने का मतलब क्या, हम यहाँ पे राज कर रहे हैं। तो राज कर रहे हैं तो बाकी को कुचल के राज नहीं करना चाहिए, वो एक अच्छा राजा नहीं होता, हम सबको पता है। राजा क्या होता है, जो अपनी सारी प्रजा को, जो अपने आसपास छोटे बड़े हैं सबको साथ लेके चले, वो होता है एक सबसे अच्छा राजा। हम लोग सबसे एडवांस्ड हैं और हम ही क्या करने लगे हुए हैं, अपनी सारी बायोडाइवर्सिटी को क्रश करने पे लगे हुए हैं। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है नेचर की तरफ। अगर हम में सबसे ज़्यादा इवोल्ड ब्रेन है, अगर हमें सबसे ज़्यादा बुद्धि है, तो उस बुद्धि को लगा के हमें हर एक स्पीशीज़ को, हर एक ऑर्गेनिज्म को कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको प्रोटेक्ट करके रखें, उसको कंजर्व करके रखें और किसी भी तरीके से बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं होने दें। क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में हमारी लाइफ में हर जगह पे क्या है, हर एक चीज़ का अपना कोई ना कोई महत्व है। तो हमें हर स्पीशीज़ को इम्पोर्टेंट समझ के हर चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ प्रोटेक्ट कंजर्व अगर आप नहीं कर सक रहे कोई एफर्ट, तो कम से कम उसको नुकसान पहुंचाना बंद कर दो। ये भी एक अच्छा तरीका। आप नई पेड़ लगा सकते हो, आप और कुछ नहीं कर पा रहे हो नेचर के लिए, ठीक है, आप और तो कम से कम जो नुकसान कर रहे हो ना उसको कम कर लो भैया। अगर फ़ायदा नहीं दे सकते तो नुकसान भी मत करो नेचर का। तो ये है बेटा वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। आई थिंक सो बहुत डिटेल में मैंने इस चीज़ को बताया है आपको। और ये हमारी सबकी बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है टुवर्ड आर इन्वायरमेंट। और इतने सारे कैंपेन्स और सब कुछ चलते हैं आजकल तो हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, टू मेक अस अवेयर अबाउट आर इन्वायरमेंट कि भैया हमारे जो रिसोर्सेज हैं दीज आर लिमिटिंग, डे बाय डे ये कम हो रही है, हमारी बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। तो इकोसिस्टम से जो हमारी सर्विसेज हैं वो मेंटेन रहें, बनी रहें। तो अभी तक हमने नेचर को लिया है, भैया नेचर को थोड़ा बहुत केयर, प्यार, प्रोटेक्शन देना भी सीखिए। तो ये इसका मुद्दा था बेटा। नेक्स्ट है वाई शुड वी कंजर्व। अच्छा ठीक है, हमारा एक ही पेज में हो गया ये। आगे आ जाइए, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। कैसे कर सकते हैं फिर हम, है ना, कितने सारे फायदे हैं। फ़ायदे अगर हम नहीं भी उठा रहे, वैसे तो आप चूक सकते ही नहीं, ऑक्सीजन तो लेना ही पड़ेगा ना आपको नेचर से, फूड तो आपको लेना ही पड़ेगा ना नेचर से। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर। हमारे बेसिक सर्वाइवल के लिए ही हम बायोडाइवर्सिटी पे, मीन्स नेचर पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है इसको कंजर्व करें। तो कैसे किया जा सकता है कंजर्व करने के लिए बेटा, हमारे पास अगेन जो है दो अप्रोचेस हैं। एक है हमारे पास इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरी अप्रोच है बेटा एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब ये इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है। इन सीटू का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज़ जब अपने नेचुरल हैबिटेट में जहाँ रह रही है ना, उसको वहीं पे जाके प्रोटेक्ट कर दो, ठीक है, वहीं पे प्रोटेक्ट कर दो। इधर उधर कोई वो करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो अरे ये एंडेंजर्ड है, ये थ्रेटेंड है। मतलब समझते हो इनका एंडेंजर्ड का और थ्रेटेंड का, कि दीज आर एट दी मैक्सिमम रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, कि ये स्पीशीज़ बहुत थोड़ी सी रह गई हैं, बाउंड्री लाइन पे हैं, बस रिफ्यूजीज़ की तरह रह रही हैं। इनको किसी तरह से प्रोटेक्ट कर लो, नहीं तो वंस अपॉन अ टाइम ये क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, है ना। जो बिल्कुल कहते हैं ना कि थ्रेश होल्ड पे खड़ी हैं कि भैया हमारा नंबर अप्रिशिएबली इतना कम हो चुका है, तो उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड हो गई, थ्रेटेंड हो गई, वल्नरेबल हो गई, है ना, विच आर एट द मैक्सिमम रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट, उनको बोलते हैं हम। तो ऐसी स्पीशीज़ को दो तरीके हैं, या तो वो स्पीशीज़ जिस नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं, मतलब कोई माना जैसे टाइगर है जिधर जंगल में रह रहा है वहीं की वहीं उसको प्रोटेक्ट कर दो। कैसे करें, जंगल में उस पर केज बना दें, उसके चारों तरफ क्या लगा दें जी, प्रोटेक्टिंग वॉल बना दें, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। जिस जंगल में वो रह रहा है उस पूरे जंगल को ही एक प्रोटेक्टेड एरिया बना दो। तो एक तरह से हम पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, होल इकोसिस्टम इज प्रोटेक्टेड। एक्स सीटू में क्या होता है कि भैया ये इस तरह की अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, आप पूरे एक बड़े एरिया को, एक पूरे जंगल को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो कुछ 20 25 30 टाइगर्स के लिए,
तो फिर एक काम करो, अगर आपको लग रहा है कि वो स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है और उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको खतरा है कि किसी भी रीज़न से इस पर अटैक हो सकता है, ये स्पीशीज़ मारी जा सकती हैं या कोई डिजीज़ लग सकती है, मतलब अगर आपको खतरा है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगी, तो बेस्ट तरीका क्या है, उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको मत छोड़ो, उसको वहाँ से उठाओ और कहाँ पे रख दो, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। तो किसी को भी अगर उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के बाहर हम कहीं पे जाके प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको हम, उस अप्रोच को हम बोलते हैं एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन। ठीक है, अभी इसको डिटेल में लिख भी लेंगे, तो चलो यहीं पे लिख लेते हैं। तो इन सीटू कॉन्जर्वेशन में हमारे पास क्या है बेटा, है ना, नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करते हैं। पहले तो इसमें लिख लीजिए होल इको सिस्टम इज protected and conserved, है ना। एनिमल इज प्रोटेक्टेड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो भी ऑर्गेनिज्म है इज प्रोटेक्टेड एंड conserved in its नेचुरल हैबिटेट। उसके नेचुरल हैबिटेट में ही हम उसको कंजर्व कर देते हैं, इसलिए हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही एक तरह से कंजर्व कर रहे हैं। ऐसा हम कैसे कर पाएंगे? ऐसा हम बेटे 3 तरीकों से कर पाएंगे। कैसे? सबसे पहले इन सीटू में हमारे पास होते हैं नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, सुनिए ना, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में, नेशनल पार्क तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कितने सारे हैं, कितनों के नाम अभी पहले होते थे कोर्स में, इनको रटना अभी नहीं है ज़्यादा आपको याद करना। दूसरा है बेटा हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स, और तीसरे हैं बेटा हमारे पास सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड ग्रूव्स एंड लेक्स। इन 3 तरीकों से हम जहाँ पे कोई भी जानवर या कोई भी पेड़ पौधा है कि भैया इसकी प्रजाति एक्सटिंक्ट होने वाली, ये स्पीशीज से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिविंग जहाँ पे वो रह रहा है उसको वहाँ से उठाओ मत, काटो छाटो मत, वहाँ से उठा के उसको मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वहीं की वहीं प्रोटेक्ट कर दो। तो 3 तरीके हैं, नेशनल पार्क सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, और तीसरा हमारे पास सैक्रेड ग्रूव्स एंड लेक्स आते हैं इन पे। अभी एक्स-सीटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म इज प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट। ऑर्गेनिज्म, अब ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी हो सकता है, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वॉट एवर, एनी लिविंग स्पीशीज। ऑर्गेनिज्म इज प्रोटेक्टेड एंड conserved outside its natural habitat। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं भैया, उस ऑर्गेनिज्म को उठाओ या तो डाल दो, अगर तो वो प्लांट है उसको आप डाल दो बोटेनिकल गार्डन्स में, उसकी एक आध स्पीशीज़ वहाँ पे उगवाना उसको शुरू कर दो। बोटेनिकल गार्डन तो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं ना, फालतू की एक्टिविटीज़ वहाँ पे आप छेड़ ही नहीं सकते हो, रूल रेगुलेशन होते हैं। बोटेनिकल गार्डन की विजिट पे गए हो कभी? जाना, रूल रेगुलेशंस आपको पूरे का, आप किसी चीज़ को टच नहीं करोगे, किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, छेड़ोगे नहीं, तो प्रोटेक्टेड एरिया होता है। उसके अलावा बेटा अगर एनिमल है तो उसको जू में या जूलॉजिकल पार्क। इसके अलावा और क्या तरीका है बेटा, जीन बैंक, सीड बैंक। अगर किसी का लग रहा है कि ये प्लांट की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, कैसे बचाएं भैया, उसके पोलन, उसके सीड, उन सबको इकट्ठा कर लो। तो उनको हम क्या बोलते हैं, आप उसको क्रायो प्रेजर्वेशन से हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन बैंक्स, सीड बैंक्स, है ना। किस तरह से करते हैं हम इसको, बाय मीन्स ऑफ क्रायो प्रेजर्वेशन। इसके अलावा क्या कर सकते हो बेटा, हर्बेरियम, आर्बोरेटा, ये सारी की सारी इनको चलो 1 बाय 1 पहले टेकअप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा इन सीटू कॉन्जर्वेशन की। और इन सीटू कॉन्जर्वेशन में बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अब देखो इन सीटू कॉन्जर्वेशन में मैंने आपको क्या बोला
कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट के समेत वहीं पे ही प्रोटेक्ट कर दो, उसको वहाँ से भगाना नहीं, उठाना नहीं, डराना नहीं, जहाँ रह रहा है जैसे रह रहा है उस पूरे एरिया को ही प्रोटेक्टेड कर दो। अब सपोज करो टाइगर्स हैं, जंगल में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है तो क्या करेंगे, जिस जंगल में वो रह रहे हैं पूरे जंगल को डिक्लेयर कर दो एक प्रोटेक्टेड एरिया। अब केओस मच गई बेटे बहुत सारी कंट्रीज़ में। वो ये कहते हैं भैया हर एक जगह पे, कहीं पे भी हम किसी जंगल में, फॉरेस्ट में, हम कहीं पे भी जाएं, कहीं ना कोई स्पीशीज़ ऐसी है जो वल्नरेबल है, उसको बचाना ज़रूरी है। तो अगर इस तरह से हम सारे एरिया को प्रोटेक्ट करने लग गए तो भैया किधर से हम बायोडाइवर्सिटी की सर्विसेज लेंगे? हम तो किसी चीज़ को ना छेड़ सकते ना तोड़ सकते, क्या करेंगे हम? क्योंकि हमें टिम्बर के लिए भी लकड़ी भी चाहिए भाई, हमें घर बनाने के लिए, फ्यूल के लिए और सभी चीज़ों के लिए हमें फूड भी चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा ना इन चीज़ों के लिए। तो अगर आप सारे को प्रोटेक्ट कर दोगे तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए कंट्रीज़ ने मिलके क्या सोचा कि हम सभी सारे के सारे की हर एक कंट्री के सारे लैंड को तो प्रोटेक्टेड एरिया में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम कुछ ऐसी जगह हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट्स। उन्होंने क्या कहा, हम हॉट स्पॉट्स बना लेते हैं ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हर एक कंट्री के पास जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है ना कि स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ज़्यादा है, या वहाँ पे कोई ऐसी एंडेमिक स्पीशीज़ है जो वहीं का नेटिव है, या किसी भी तरह के उनके हैबिटेट को खतरा है किसी भी चीज़ से, तो इस तरह की जगहों को मार्क करके हम बना लेंगे, उनकी इन सीटू कंजर्वेशन करेंगे, और उस एरिया को हम क्या कहेंगे, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आज तक आपको पता है वी हैव 25 हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहले हमारे पास ओनली कितने थे, हमारे पास थे 25, लेकिन अब ये नंबर इंक्रीज होके हो गया बेटा। अब हमारे पास अगर कोई पूछे, नाउ वी हैव टोटल 34 हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोलॉजी, सॉरी बायोडाइवर्सिटी, और उनमें से 3 बेटा इंडिया में है ना, 3 आर इन इंडिया। कौन से हैं वो बता दें? एक तो है बेटा हमारे पास वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। दूसरा बेटा हमारे पास आ जाते हैं हिमालयास, और तीसरे हमारे पास आ जाते हैं इंडो बर्मा। ये जो रीजन्स है ना हमारे पास, दीज आर दी सोर्स ऑफ रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है इंडिया में 3। कितने हैं पूरे वर्ल्ड में? कितने हैं? 34। इंडिया में कितने हैं? उन 34 में से 3 तो इंडिया के अंदर ही हैं। और कौन से हैं वो 3 बेटा? मैंने उनके नेम लिख दिए हैं। अभी किसी भी जगह को हॉटस्पॉट की पूरे इंडिया में से, मैडम आपने वेस्टर्न घाट वाला, वेस्टर्न घाट पता है ना कहाँ है? कर्नाटका में, महाराष्ट्र, ये वाली इधर वाले जोन पे मैंने बताया था ना इंडिया के। अगर इधर ट्रॉपिकल रीजन्स में जाओ तो दीज आर दी वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे सिचुएटेड है। इधर हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब कुछ आ गया। तो इन्हीं 3 रीजन्स को बायो मतलब हॉटस्पॉट क्यों कहा गया? बाकी जगह भी तो बड़ी बायोडाइवर्सिटी है बेटा, इन्हीं को क्यों हॉटस्पॉट माना गया? क्योंकि किसी भी चीज़ को हॉटस्पॉट बोलने के लिए 3 कंडीशंस उस जगह को फुलफिल करनी पड़ेंगी। और वो 3 कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली कंडीशन क्या है बेटा? वहाँ पे ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस होनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए? स्पीशीज़ रिचनेस। स्पीशीज़ रिचनेस का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारी नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ वहाँ पे मिलनी चाहिए। स्पीशीज़ रिचनेस शुड बी हाई। इसका मतलब क्या है इस एरो का? स्पीशीज़ रिचनेस कैसी होनी चाहिए उस एरिया की? हाई। नंबर 2 क्या होना चाहिए? हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म पता है क्या होता है? एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? नेटिव स्पीशीज़। एंडेमिज्म किसका होता है? नेटिव स्पीशीज़ का। वो एनिमल या प्लांट की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज जो सिर्फ उसी लैंड पे मिलती है, पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलती, वो सिर्फ वहीं के नेटिव है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वो वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़ है। तो जिस लैंड पे बहुत सारी ऐसी एंडेमिक स्पीशीज़ है कि वो बस वहीं मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही, उसको भी हॉटस्पॉट कहेंगे। और तीसरा, अगर किसी जगह पे स्पीशीज़ रिचनेस हाई है, एंडेमिज्म भी हाई है, लेकिन वहाँ पे हैबिटेट के लॉस का खतरा है, थ्रेट ऑफ हैबिटेट लॉस, कि भैया किसी भी तरीके का, देखो कितनी सारी रिच बायोडाइवर्सिटी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे बुरी तरह से ह्यूमन एनक्रोचमेंट चल रही है। किसी भी तरीके से ये सारे लैंड को जहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी स्पीशीज़ मिल रही हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ मिल रही हैं, उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर वहाँ की जगह को
किसी भी तरह का थ्रेट है कि ये जो हैबिटेट है इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी का, इसको कोई नुकसान पहुंच सकता है, तब भी हम उसको क्या डिक्लेयर कर देते हैं, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि भैया यहाँ पे इतनी हाई स्पीशीज़ मिल रही है, इतनी हाई वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ और एंडेमिक स्पीशीज़ भी मिल रही हैं, और ये जगह कल को ये हैबिटेट हमारा डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो इसको प्रोटेक्ट कर दो। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ग्रेड करना पड़ेगा कि ये अब एक आज से एक हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। इसमें गवर्नमेंट के बिना, है ना, जो ये वो एसोसिएशन का मुझे नेम नहीं अभी याद आ रहा, कि किसी पर उन मतलब हायर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी उन अथॉरिटी की परमिशन के बिना आप यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिला सकते हो। ठीक है, ये होते हैं हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा अब इन सीटू कंजर्वेशन में मैंने बताया ना, वहीं की वहीं हमें कंजर्व करना है जहाँ कोई चीज़ रह रही है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा नेशनल पार्क्स का। तो सबसे पहले हमारे पास आ गए नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। देखो नेशनल पार्क में क्या होते हैं बेटा, बोथ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब समझते हो जितने भी एनिमल्स हैं, सॉरी प्लांट्स हैं। फोना का मतलब जितने भी एनिमल्स हैं। तो एनिमल और प्लांट सबकी दोनों की प्रोटेक्शन की जाती है यहाँ पे। लेकिन सेंचुरी आर जनरली रिलेटेड विद दी प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ओनली। यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, और क्या है हमारे पास इसके अलावा, ये जो हाँ इनके ना नंबर्स भी आपको याद करने पड़ेंगे कि इंडिया के पास कितने हैं बेटा, हमारे पास 14 आज तक के 14 हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। उसके अलावा हमारे पास बेटा 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 हमारे पास क्या है, क्या रह गया हमारे पास, सेंचुरीज हैं। बेटा ये नंबर हमारे ना एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो ये नंबर्स ना हमें भूलने नहीं हैं। बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में कितने हैं, 14। नो नीड टू लर्न द नेम ऑफ ऑल। सबसे पहले वाला कौन सा हुआ था, नेशनल पार्क सबसे पहला कौन सा डेवलप हुआ था पता है, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया कौन सा है बताओ, किसी को पता है कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क और सेंचुरी में एक्चुअली में हम करते क्या है बेटा, यहाँ पे सारा का सारा ऑथेंटिकेशन सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज अलाउड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज अलाउड। किसी भी तरीके की आप इकोसिस्टम सर्विसेज वहाँ से नहीं ले सकते, लाइक किसी भी तरह की आप वहाँ पे टिम्बर कटिंग नहीं कर सकते, किसी भी तरीके की वहाँ पे ग्रेजिंग अलाउड नहीं है, है ना, और किसी भी तरह की वहाँ पे फार्मिंग अलाउड नहीं है, किसी भी तरह की कोई पोचिंग अलाउड नहीं है। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, जाओ एक चीज़ अलाउड होती, घूम के आओ, है ना, सफारीज कर सकते हैं। सफारी यहाँ पे नहीं, सफारी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक बीच में सफारीज पे लिख लो। ठीक है जी, तो नेशनल पार्क आपको समझ में आ गया। नेशनल पार्क और सेंचुरी क्या है, गवर्नमेंट के की अंडरटेकन में होता है ये सब कुछ, उन्हीं की ऑथेंटिकेशन होती है, ह्यूमन की कोई इंटरवेंशन नहीं है। वहाँ पे किसी भी स्पीशीज से, माना जामुन का पेड़ लगा हुआ है, आप जामुन नहीं तोड़ सकते हो। कोई वहाँ पे रैबिट है भाग रहा है, आप उसको ऐसे गोद में लेके सहला के छुपा के घर नहीं ला सकते हो। तो सारा किसका राज चलेगा, गवर्नमेंट ने जो पूरा फॉरेस्ट एरिया था उसको क्या कर दिया, पूरे के पूरे को प्रोटेक्ट कर दिया। तो अगर वहाँ पे प्रोटेक्शन हो रही है बोथ प्लांट्स की और एनिमल्स दोनों को वहाँ प्रोटेक्टेड रखा गया है, तो वो एक नेशनल पार्क होगा। और अगर सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जा रही है तो वो एक सेंचुरी होगी। फॉर एग्जाम्पल भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। ठीक है, चलो ये तो हो गया नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, एक हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास आ गए बेटा बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ इसको समझना पड़ेगा आपको, बायोस्फीयर रिजर्व को। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं बेटा, ये ना एक स्पेशल एरिया होता है। अगर बायोस्फीयर रिजर्व को एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाऊं तो कैसा होता है, देखो इसके ना 3 जोन होते हैं, एक होता है कोर जोन,
एक होता है बफर जोन। ये बीच वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज दी कोर, CORE, कोर जोन। इसके बाहर जो प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं बेटा बफर जोन, और सबसे बाहर वाले को हम बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन जोन। तो आप समझ लीजिए कोर जोन अनडिस्टर्ब्ड एरिया, टोटली अनडिस्टर्ब्ड, पूरा घना कहते हैं ना, घना जंगल, जंगल का वो एरिया बिल्कुल अंदर का, जहाँ पे कोई नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, बिल्कुल नेचर जैसे उसको चला रहा है, जो नेचुरल, जो पेड़ पौधे पक्षी जानवर जो जैसे नेचुरली वहाँ रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं है। फिर आ जाइए बफर जोन। बफर जोन में थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी सम ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, सम ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। जैसे किसी को रिसर्च करनी है ना, या और कोई इस तरह का कोई काम करना है तो सिर्फ वो वाली यहाँ पे अलाउड होंगी बफर जोन में। वहाँ पे भी हंटिंग, पोचिंग, ग्रेजिंग, किसी भी तरह का कोई टिम्बर कटिंग, कोई फ्रूट प्लकिंग कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ पर्पस बताइए कि हाँ इस काम के लिए वहाँ जा रहे हैं, और गवर्नमेंट को ठीक लगा कि भाई यहाँ कोई एक पर्टिकुलर रिसर्च के लिए, किसी स्टडी के लिए वहाँ जा रहे हैं, ठीक है पास बनेगा, अलाउड कर दिए जाओगे। लेकिन वहाँ पे कंडीशन है कि आप वहाँ पे किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तीसरा होता है बेटा ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन के अंदर क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, ह्यूमन कोलोनाइजेशन भी होती है। तो यहाँ पे रहते भी हैं कौन से, आदिवासी वगैरह लोग, जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, किनकी बात कर रही हूँ, ट्राइब्स की। तो उनको यहाँ पे रहना अलाउड होता है, वो वहाँ पे रह के एग्रीकल्चर भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करेंगे, थोड़ा बहुत ये जो इकोसिस्टम है यहाँ वही इसका देख रेख कर रहे हैं, वही इसको संभालेंगे, और वो यहाँ की सर्विसेज को भी ले सकते हैं। तो ये 3 जोन होते हैं बेटा बायोस्फीयर रिजर्व के। कितने हैं हमारी कंट्री में, वी हैव 14 बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद सी आ जाइए बेटा, सैक्रेड ग्रूव्स एंड लेक्स। सी सैक्रेड ग्रूव्स एंड लेक्स, सैक्रेड ग्रूव्स एंड सैक्रेड लेक्स ही हैं ये, ठीक है, एंड लेक्स का मतलब कुछ और नहीं समझ लेना। तो यहाँ पे क्या है, इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अब पहले तो सैक्रेड ग्रूव या लेक के एग्जाम्पल मैं आपको लिख देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, खासी, गारो एंड जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, ये क्या है, सैक्रेड ग्रूव्स है हमारे पास इंडिया के। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, अरावली हिल्स इन राजस्थान, अरावली हिल्स इन राजस्थान। और हमारे पास आ गया वेस्टर्न घाट्स इन, कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र स्टेट, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र स्टेट। और फोर्थ हमारे पास हो गया बेटा सरगुजा, है ना, मुझे नेम ऐसे कभी याद नहीं रहता तो मैं सरखुजा से इसको याद कर लेती हूँ, सरगुजा, है ना। तो सॉरी MP वालों को, जो यहाँ पे रहते हैं बेटा, आप लोग को याद हो जाता है, कुछ नेम्स होते हैं हम लोग को याद नहीं होते। तो सरगुजा हो गया बेटा यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास चंदा हो गया, और हमारे पास हो गया बस्तर, बस्तर, है ना, नक्सलिस्ट की कितनी सारी स्टोरीज, कितनी सारी मूवीज़ भी बनी हुई जहाँ पे बस्तर का जिक्र आता है। कहाँ पे है ये, इन MP, मध्य प्रदेश। MP का मतलब पता है ना, मध्य प्रदेश। तो ये वहाँ पे, ये हमारे इंडिया के क्या है, सैक्रेड ग्रूव्स या सैक्रेड लेक्स के एग्जाम्पल हैं। चलो उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं XC2 कंजर्वेशन पे। XC2 कंजर्वेशन में मैंने क्या कहा है, एनिमल अपने नेचुरल हैबिटेट में अगर उसको किसी तरह का खतरा है तो हम उसको नेचुरल हैबिटेट में नहीं रहने देंगे कि भैया तो कभी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, यहाँ इसको कौन देखेगा, कौन देख रेख करेगा। और उस पूरे लैंड को प्रोटेक्ट करना, चलो कर भी दें, लेकिन उस नेचुरल हैबिटेट में वो सरवाइव कर ही नहीं पा रहा। कोई भी, है ना, कोई भी जो थ्रेटन्ड या एंडेंजर्ड स्पीसीज है, थ्रेटन्ड और एंडेंजर्ड स्पीशीज not able to
survive in its natural habitat। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल के ले आते हैं, उसको बाहर आके प्रोटेक्ट करते हैं। कहाँ कहाँ पे करते हैं, देखो एग्जांपल्स तो मैंने आपको दे ही दिए। जू में, जूलॉजिकल पार्क्स में रख दो, वहाँ पे उनका देख रेख, दवाई, चेकअप्स, खाना, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ना। इसलिए जू में ह्यूमंस को भी, है ना, विजिट टू अ जू, ये वो आप लिखते थे ना बचपन में, तो जू में जाना हम लोग को अलाउड होता है कि वहाँ की उस टिकट से जो भी कुछ थोड़ा बहुत पैसा वैसा ये वो आ रहा था, उनकी देख रेख में और उन सब चीज़ों में, मेंटेनेंस में वो खर्च कर लेते हैं वो लोग। और दूसरा, जू में क्या, जो एनिमल रह रहे हैं, लगता है भैया इनका नंबर कम हो रहा है, ये स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा अब एंडेंजर्ड है, कभी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो उनके एग्स को, उनके स्पर्म्स को, उनकी सेल्स को हम लोग क्या है, फ्रीज करके रख सकते हैं। और उससे क्या करवा सकते हो, IVF और ये सब पढ़ के तो आए हो, स्पर्म को, एग को जो है आर्टिफिशियली भी फ्यूज़ करवा के पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करा सकते हो। तो उनको 4 ईयर्स हम लोग फ्रीज करके रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसे ही बोटेनिकल गार्डन से भी हम लोग को सीड्स को, पोलन्स को, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज करके रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं बेटा जंगल सफारीज़। इनमें भी हम क्या करते हैं, सफारीज़ में, इनमें भी तो एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करके ही रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास हो गया हर्बेरियम हो गया, आर्बोरेटा हो गया। आर्बोरेटा पता है क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन में तो सब कुछ मिलेगा आपको, यहाँ पे सिर्फ वुडी ट्रीज ही मिलते हैं, ओनली आर्बोरेटा होता है ओनली वुडी ट्रीज के लिए। और उसके अलावा मैंने बताया ना, क्रायो प्रेजर्वेशन से आप क्या क्या कर सकते हो। क्रायो प्रेजर्वेशन पढ़ाई थी ना, चिलिंग टेम्परेचर पे कितने, -196 डिग्री सेल्सियस पे होती है लिक्विड नाइट्रोजन, उसका टेम्परेचर होता है ये। उसके अंदर अगर हम किसी भी चीज़ को स्टोर कर देंगे तो वो फॉर एवर, ईयर आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक वो सेफ है, प्रोटेक्टेड है। तो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है लिक्विड नाइट्रोजन का, उसमें रख दो। तो इस तरह से हम प्रोटेक्ट करके हम लोगों ने क्या क्या बना लिया है क्रायो प्रेजर्वेशन से, हमने सीड बैंक बना लिया है। बहुत सारे सीड अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन में प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सीड बैंक। ऐसे ही हम जीन बैंक्स भी बना सकते हैं। चलो जीन बैंक्स तो यहाँ पे नहीं लिखे तो अभी हम नहीं लिखेंगे। पोलन बैंक्स आप लोग बना के रख सकते हो। एग और स्पर्म है उनको फ्रीज करवा के रख सकते हो। फ्रीज करना क्या, यही लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उनको कंजर्व करके रख सकते हैं। तो ये टेक्निक्स है बेटा, इनमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के बाहर ला रहे हैं। और ऐसा कब करना पड़ता है, अगर ये स्पीशीज अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में सेफ नहीं है, सर्वाइवल उसका अब वहाँ फर्दर पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट आ जाती है बेटा कन्वेंशंस और ओन बायोडाइवर्सिटी। अब बेटा सबसे पहली जो कन्वेंशन आई थी, है ना, द फर्स्ट बायोलॉजिकल कन्वेंशन on biodiversity conservation and sustainable use of the benefits from बायोडाइवर्सिटी, कि भैया बायोडाइवर्सिटी को सेव करेंगे और जो भी सर्विसेज, जो भी यूज़ हमें, जो भी चीज़ें हमें बायोडाइवर्सिटी से मिल रही हैं उनको सस्टेनेबली हम लोग यूज़ करेंगे। ये सारा का सारा जो बायोलॉजिकल कन्वेंशन थी सबसे पहली वो कब आई थी, इन ईयर 1992 में। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो यहाँ पे हुई थी सबसे पहली कन्वेंशन। ठीक है, कंट्रीज फ्रॉम दी होल वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड, कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड। मुद्दा पता चल गया क्या था, क्या मुद्दा था, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। और इसको हम बोलते क्या है, इस सारे को बेटा हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज द अर्थ समिट। ये जो फर्स्ट कन्वेंशन आई थी कब आई थी, 1992 में, द अर्थ
समिट इसका नेम था। दूसरी कन्वेंशन बेटा जो आई वो आई हमारे पास द वर्ल्ड समिट, वर्ल्ड समिट। और ये वर्ल्ड समिट हमारे पास कब आया? एग्जैक्टली आफ्टर 10 ईयर्स, 2002 में। ये क्या थी? सेकंड कन्वेंशन आई थी। कहाँ पे हुई थी? इन साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग। और इसमें क्या हुआ था? 192 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। और उन्होंने प्लेज ली थी। क्या प्लेज ली थी? कि 2010 तक हम बायोडाइवर्सिटी को सारी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी किसी एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बेटा, बायोडाइवर्सिटी से, नेचर से हम सारी ह्यूमन रेस जो है बेनिफिट्स ले रही है। तो इट इज़ दी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी कंट्रीज, ऑफ ऑल दी सिटीजन्स ऑफ ऑल दी कंट्रीज, कि इसको हम किसी तरह से इसका सस्टेनेबल यूज़ करो और इसको बचा के रखो। तो यहाँ पे कंट्रीज़ ने शपथ ली थी, प्लेज ली थी 192 कंट्रीज़ ने कि हाँ हम 2010 तक बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इफेक्टिव स्टेप उठाएंगे और बहुत सारी जो है बायोडाइवर्सिटी के लॉस को हम तब तक रोक लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये दो मेजर कन्वेंशंस भी आपको याद रखनी है। अर्थ समिट 1992 में रियो डी जेनेरियो, और 2002 में साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग, जिसको हम बोलते हैं द वर्ल्ड समिट। यहाँ पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड से कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था, यहाँ पे 192 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, ख़त्म कर लिया, और बहुत सी खिड़कियाँ दिमाग की हमें अपनी भी खोलनी है। ये सभी चीज़ें सिर्फ बुक में पढ़ने के लिए तो थी, कोर्स की तो थी, लेकिन ये हम लोगों की भी एक मॉरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने नेचर को सेव करना है, इन्वायरमेंट को सेफ रखना है, ताकि हमारी आने वाली रेसिस जो हैं वो भी इन सभी रिसोर्सेज को इंजॉय कर पाए। ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।